everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा देखो, हम लोगों ने बीएसटी के हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तीनों चैप्टर्स हम लोगों ने काफी डिटेल में वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर लिए। अब आज की क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। प्लस आपको पता ही है सीरीज की खासियत क्या है, जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ना, ये सारे नोट्स मैंने आपके प्रॉपर एनसीईआरटी से बनाए हैं। आपकी एनसीईआरटी की एक एक इंपॉर्टेंट लाइन इन नोट्स के अंदर कवर है, मतलब सारे कीवर्ड्स जहां से आपकी केस स्टडी बन सकती है, सारी इंपॉर्टेंट लाइन, सारे कीवर्ड्स इन नोट्स के अंदर कवर है। तो प्लीज मेक श्योर आप इस सीरीज को फॉलो करो। ट्रस्ट में, अगर आप ये सीरीज फॉलो कर लेते हो मेरे वन शॉट लेक्चर्स की, तो आपको अलग से एनसीईआरटी रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केस स्टडीज में कहीं आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस में इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और अगर लगे यार लेक्चर अच्छा है, मैम ने मेहनत करी है, कुछ बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है, देन प्लीज मेक श्योर कि आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, अपने जूनियर्स के साथ में शेयर करो। इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। शुरू कर दे फटाफट से। तो देखो, चैप्टर का क्या नाम है, प्लानिंग। अब हमें पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग। अब देखो, प्लानिंग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो घर के अंदर शादी है, तो घर में अगर शादी है तो हम एडवांस में सारी चीजें डिसाइड करते हैं ना। एडवांस में हम पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं, सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि यार किस किस दिन कौन कौन से फंक्शंस रखने हैं, किस किस दिन हमें क्या क्या पहनना है, क्या ड्रेस कोड होने वाला है, वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, किस किस को बुलाना है, सारी चीजें हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं ना। तो यही एडवांस में डिसाइड करना क्या होता है, प्लानिंग होता है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग होती है। प्लानिंग का मतलब है एडवांस में डिसाइड करना, यार फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम कब करना है और कौन सा काम किससे करवाना है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, प्लानिंग के अंदर आती हैं। और प्लानिंग की हेल्प से ही ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। तो देखो, एनसीईआरटी क्या कहती है, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय होम इट शुड बी डन, कौन सा काम किससे करवाना है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, प्लानिंग के अंदर आती है। समझ में आ गया? अब प्लानिंग जो है वो बाकी के जो मैनेजरियल फंक्शंस है ना हमारे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनके लिए एक बेस तैयार कर देता है, मतलब एक फ्रेमवर्क तैयार कर देता है। ये एक स्ट्रक्चर है, आपको इस फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ही बाकी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। समझ में आ गया? अब एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां से उठ के आती है, प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। बहुत ही इजी सी बात है। प्लानिंग जो है वो बच्चा एक ब्रिज का काम करता है, एक ब्रिज का एक काम करता है। आप मान लो आज यहाँ पर खड़े हो, वेयर यू आर, आप आज कहाँ हो, और ये वो पोजीशन है जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, वेयर यू वांट टू गो। तो प्लानिंग जो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से आप यहां से यहां पहुंच जाओगे। एक ब्रिज का काम कर रहा है जो आपको कहां से कहां पहुंचाएगा, फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू रीच। मतलब प्लानिंग की हेल्प से सिंपली हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे देखो क्या लिखा है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो, प्लानिंग में हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। प्लानिंग में एक काम और होता है, मैम क्या होता है? देखो, प्लानिंग के अंदर हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड करते हैं कि यार हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि हमारा मकसद क्या है। अगर आप प्लान बना रहे हो तो उस प्लान के पीछे आपका एक ऑब्जेक्टिव है ना। शादी वाले घर के अंदर शादी की प्लानिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, कि यार राजी खुशी अच्छे से शादी हो जाए, मतलब सारा काम अच्छे से हो जाए, शादी बढ़िया तरीके से हो जाए, वो ऑब्जेक्टिव है। तो प्लानिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। अब देखो, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स है वो 20% से इंक्रीज हो जाए। ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ऑल्टरनेटिव्स मतलब अलग अलग वेज होते हैं, तरीके होते हैं। आप डिस्काउंट दे सकते हो कस्टमर को, फ्री सैंपल्स ऑफर कर सकते हो, एक के साथ एक फ्री दे सकते हो, कैशबैक दे सकते हो, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर सकते हो, सेल्स बढ़ जाएगी।
फिर अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से इवेल्युएट करते हैं, यार कौन सा ऑल्टरनेटिव बढ़िया है, किसके पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा है, किसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स कम है, फिर हम बेस्ट तरीके को सिलेक्ट करते हैं। तो ये पूरा किसके अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर आता है। सो प्लानिंग इज डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करें, ऑब्जेक्टिव है कि हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है 20% से। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। अब हम देख रहे हैं यार इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के। एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल। और फिर हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी कि बेस्ट तरीके को सिलेक्ट करते हैं, अपना प्लान इंप्लीमेंट करते हैं। दिस इज प्लानिंग। सो प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद बोथ एंड्स एंड मीन्स। बच्चा ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत। प्लानिंग के अंदर हम एंड्स की भी बात कर रहे हैं, एंड्स मतलब हम ऑब्जेक्टिव्स की भी बात कर रहे हैं कि हमें अचीव क्या करना है। एंड्स का मतलब व्हाट इज टू बी डन, हमें अचीव क्या करना है। और हम मीन्स की भी बात कर रहे हैं, मीन्स मतलब हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, हाउ इट इज टू बी डन। समझ में आ रहा है। प्लानिंग में हम एंड्स की भी बात कर रहे हैं, इसकी भी बात कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, प्लस हम मीन्स की भी बात कर रहे हैं कि हमें इस काम को करना कैसे है। सो इट इज कंसर्न्ड विद बोथ एंड्स एंड मीन्स। चमका अच्छे से प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग जरूरी क्यों है। पहले मैं ऐसे ही छोटू सा बता देती हूँ, देन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। भैया जी प्लानिंग हो गई, हमें पता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा गोल क्या है, तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई कि हाँ दिस वी वांट टू अचीव। हमारा ऑब्जेक्टिव सेट है कि भाई हमें तो 90% लेकर आने हैं, 95% लेकर आने हैं। तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई ना कि यार इसी डायरेक्शन में चलना है, दिन रात पढ़ाई करनी है, एंड वी वांट टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। डायरेक्शन मिल गई। सेकेंड है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर आपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी से आप बच सकते हो। भैया फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर को आप कहीं ना कहीं सिर्फ थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो। फ्यूचर में जो होने वाला है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सुनामी आएगी तो आएगी, अर्थक्वेक आएगा तो आएगा, कोविड जैसे सिचुएशन आती है तो आती है। यू कांट कंट्रोल फ्यूचर। लेकिन अगर आपने फ्यूचर की थोड़ी बहुत प्लानिंग कर रखी है तो फ्यूचर में होने वाले रिस्क से आप बच सकते हो। समझ में आया। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। यार प्लानिंग कर रखी है, पता है किसे क्या काम करना है, पता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा, सब कुछ पता है। तो अपने आप ही वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होंगी ना, अपने आप ही ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। ओवरलैपिंग का मतलब है मुझे पता है कि भाई मुझे बीएसटी पढ़ानी है, मुझे पता है मुझे इको पढ़ानी है, और अकाउंट्स वाले सर को पता है उन्हें अकाउंट्स पढ़ानी है, तो हमें पता है अपना अपना काम। अब ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा कि मैंने भी इको पढ़ा दिया और उन्होंने भी इको पढ़ा दी, सेम चैप्टर पढ़ा दिया। इस तरह की वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। प्लानिंग से नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ का जन्म होता है। जैसे मैंने बताया प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो हम दिमाग लगाते हैं ना यार कौन सा ऑल्टरनेटिव हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते हैं। यार यूट्यूब पे किसी इन्फ्लुएंसर से ऐड करवा देते हैं, एक काम करते हैं होर्डिंग्स लगवा देते हैं, कस्टमर्स को कैशबैक देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं 5 GB डेटा दे देते हैं, ऐसा भी होता है कुरकुरे चिप्स के पैकेट पर। तो हम अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। फिर प्लानिंग में हम डिसीजंस भी लेते हैं, हमारे सामने 10 तरह के ऑल्टरनेटिव्स है, तरीके हैं, हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉस कॉन्स देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे, फिर हम डिसीजन लेंगे, बेस्ट तरीके को हम सिलेक्ट करेंगे। और लास्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंट बात है, प्लानिंग के अंदर हम हमारा टारगेट सेट करते हैं, यानी कि गोल सेट करते हैं कि व्हाट वी वांट टू अचीव। मैंने कहा मैंने टारगेट सेट करा कि कैसे भी करके आज के दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ऐसे 100 पेन प्रोड्यूस करने हैं, ये टारगेट है, ये काम प्लानिंग में करा। अब मान लो एक्चुअली देखा जाए तो मैंने 90 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी, तो ये मेरा टारगेट है, यानी कि स्टैंडर्ड है। टारगेट को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये एक्चुअल है, दोनों को कंपेयर करा, पता चल गया यार 10 यूनिट्स का डेविएशन है, 10 यूनिट्स कम बनाई हैं, तो इसे हम कंट्रोलिंग बोलते हैं कि प्लान्ड परफॉर्मेंस को आप एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हो और डिफरेंस आ रहा है, यानी कि डेविएशन आ रहा है, तो फिर आपको अगले करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। यार गड़बड़ हुई तो हुई क्यों, आगे से हम गड़बड़ को कैसे सुधार सकते हैं। तो प्लानिंग अगर है तो ही कंट्रोलिंग पॉसिबल है। कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग क्या करता है, बेस का काम करता है। तो देखो डिटेल में देखो, पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन।
Planning ensures that the goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in what direction. पहले से हम लोगों ने हमारे गोल्स डिसाइड कर रखे कि हमारा मकसद क्या है, तो हमें पता रहता है कि क्या काम करना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। समझ में आ गया? आपने एडवांस में डिसाइड कर रखा है कि आपका गोल क्या है, तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए उसी डायरेक्शन में जाओगे ना। इफ देयर वॉज नो प्लानिंग, employees would be working in different directions and the organization would not be able to achieve its desired goal. ईजी सी बात है, अगर कोई प्लानिंग नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हमारा गोल क्या है, हमें करना क्या है, डिसाइड ही नहीं करा व्हाट टू डू, तो सारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है, ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। क्लियर है? सेकेंड है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। मैंने अभी भी बताया था, फ्यूचर में जो होने वाला है इवेंट, कुछ भी होने वाला है, उसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी कि ख़त्म नहीं कर सकते। फ्यूचर में जो होना है वो होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्लानिंग कर रखी है, थोड़ा बहुत फ्यूचर को लेकर सोच रखा है, एक एक्सपेक्टेशन रख रखी है कि यार ये भी हो सकता है। आजकल हमारे दिमाग में रहता है ना कि यार कोविड पहले आया था, तो कोविड का नया वेरिएंट आ सकता है फ्यूचर में। एक हम फ्यूचर को लेकर चल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, उस अकॉर्डिंग अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनसर्टिनिटी से होने वाले रिस्क से आप बच सकते हो। Planning is an activity which enable a manager to look ahead and anticipate changes. प्लानिंग में ही मैनेजर जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड चेंजेस को एंटिसिपेट करता है, यानी कि अंदाज़ा लगाता है कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है, ऐसे सोचेगा 10% से बढ़ जाए, हो सकता है वो सोच रहा है मेरे प्रोडक्ट की डिमांड 20% से भी बढ़ सकती है, और वो ये भी अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या पता फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 5% से कम भी हो सकती है, फ्यूचर में कोई दिक्कत भी हो सकती है, तो वो चेंजेस को एंटिसिपेट करता है। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। तो प्लानिंग से हमें एक तरीका मिलता है कि यार कैसे हम अनसर्टेन इवेंट्स, फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के साथ में मैनेज कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, अभी मैंने बताया था, लेकिन अगर हम लोगों ने चेंजेस को एंटिसिपेट कर लिया, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा दिया कि फ्यूचर में ये हो सकता है, तो मैनेजर्स अपना रेस्पॉन्स, यानी कि मैनेजर्स कुछ ना कुछ एक्शन ले लेंगे, उस रिस्क से बच सकते हैं। थर्ड आता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। देखो प्लानिंग है तो सबको पता है कि किसे क्या काम करना है, कैसे करना है, कब से कब करना है। सारी एक्टिविटीज़, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, सारे इंडिविजुअल्स के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सबको पता है मुझे क्या काम करना है, तो वही है, अपने आप वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। ओवरलैपिंग मैंने बताया है ना कि अकाउंट्स वाले सर भी आकर आपको, मान लो बीएसटी का ये चैप्टर नंबर 4 पढ़ा गए, और नेहा मैम भी आई और उन्होंने भी आपको बीएसटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा दिया, दो लोगों ने सेम काम कर दिया, दैट इज ओवरलैपिंग। इस तरह का काम नहीं होगा। तो प्लानिंग अगर होगी तो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। इट इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, पता है किसे क्या करना है, काम स्मूथली होगा बिना किसी इंटरप्शंस के। यूजलेस एक्टिविटीज, रिडेंडेंट मतलब अननेसेसरी एक्टिविटीज नहीं होंगी, या फिर कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएंगी। समझ में आ गया? फोर्थ है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। देखो प्लानिंग के अंदर हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस के बारे में सोचते हैं कि यार इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो प्लानिंग में इनोवेटिव आइडियाज आते हैं कि यार ऐसे ऐसे हम हमारी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो प्लानिंग पहला फंक्शन है। न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान, और अभी जो हमारे दिमाग में आइडिया आ रहा है ना सिर्फ एक, वो पूरा का पूरा एक कॉन्क्रीट प्लान बन सकता है, यानी कि हो सकता है उस आइडिया को हम सिलेक्ट कर ले और उस आइडिया पर ही काम हो, उस आइडिया के अकॉर्डिंग ही सारा काम हो, वो आइडिया ही हम इम्प्लीमेंट करें। सो यहाँ पर मैनेजर्स जो हैं वो डिफरेंटली, यानी कि अलग अलग तरीके से सोचते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड अलग अलग अजम्पशन सेट करते हैं कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इनोवेटिव थिंकिंग होती है, मैनेजर्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। फिफ्थ है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल यहाँ पर मैनेजर्स डिसीजंस तो लेते ही हैं। सबसे पहले मैनेजर्स ने टारगेट सेट करे, फ्यूचर कंडीशंस को लेकर भी प्रिडिक्शन कर लिया कि फ्यूचर में ये हो सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ अजम्पशन सोच रखे हैं, हो सकता है कोविड जैसे सिचुएशन आ जाए, सरकार कोई पॉलिसी ले आए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, कुछ भी सोच लिया। हमारे पास में अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स भी है कि यार इस गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं।
अब हम उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे। तो रैशनल यानी कि सोच समझ के हम डिसीजंस ले रहे हैं, तो डिसीजंस भी लिए जाते हैं। सिक्स्थ है, लास्ट है, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। मैंने बताया था प्लानिंग के अंदर हम टारगेट सेट करते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं और इसे हम प्लान्ड परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लान्ड परफॉर्मेंस, कि आज के दिन में इस पैन की 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है एक वर्कर को, वो बंदा एक्चुअली में सिर्फ 900 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाया, तो हम लोगों ने देखा उसने 100 यूनिट्स कहीं ना कहीं कम प्रोड्यूस करी है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैनेजर्स कंट्रोल कर पाते हैं। एक्चुअल को प्लान से कंपेयर करना इस कंट्रोलिंग। देखा गया कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, 100 यूनिट्स का आ रहा है, तो अगली बारी से करेक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे कि 100 यूनिट्स का डिफरेंस क्यों आया। सो प्लानिंग में हम गोल्स और स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिनके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाता है। कंपेयर करने पर मैनेजर्स को पता चलता है कि यार गोल्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर डेविएशंस यानी कि डिफरेंस आ रहा है तो करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो वही प्लानिंग इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्स नहीं होंगे, स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, तो हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करना है। हमें पता ही नहीं है एक्चुअल को किससे कंपेयर करना है, तो हमारे पास में डेविएशंस का भी कोई पता नहीं होगा। डेविएशंस का पता नहीं होगा तो कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। समझ में आ गया? तो ये हो गई हमारे पास में बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। चमका अच्छे से। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। इजी पीजी है कि प्लानिंग के क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। या प्लान्स बनाते ही क्यों है? ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। घर में शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव सेट है ना कि यार शादी बढ़िया तरीके से हो जाए, 5 लोग अच्छा बोल के जाए, बातें ना बनाए। तो वही प्लानिंग हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। सारी प्लानिंग हो रही है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करा जाए। स्पेसिफिक गोल सेट करे जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं ताकि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो प्लानिंग पर्पसफुल है, किसी पर्पस के लिए प्लानिंग करी जा रही है, आलतू फालतू टुच्ची मुच्ची एक्टिविटी नहीं है। और अगर प्लानिंग करने से हम हमारे गोल्स को अचीव ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसी प्लानिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, बर्बाद है प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग करके अपने गोल्स को कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे, अचीव ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसी प्लानिंग तो मीनिंगलेस है। तो ये लाइन याद रखनी है, प्लानिंग इज पर्पसफुल। प्लानिंग पर्पसफुल है, आलतू फालतू एक्टिविटी नहीं है। समझ में आ गया? सेकेंड है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला और प्राइमरी यानी कि बेसिक फंक्शन है। मतलब प्लानिंग जो है वो एक बेस तैयार करता है, एक आधार तैयार करता है। इसी के बेसिस पर मैनेजमेंट के बाकी फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जैसे घर की नींव रखते हैं, है ना, जो सबसे पहली ईंट होती है, उसी के ऊपर पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंग बनती है। तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस जो हैं वो प्लानिंग के फ्रेमवर्क के अंदर अंदर ही आते हैं। प्लानिंग में आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, एक आउटलाइन तैयार कर दी है, एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है, तो बाकी सारे काम इस फ्रेमवर्क के अंदर अंदर इसके दायरे में ही होंगे। यही प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम बोलते हैं इट इज रेफर्ड टू एज द प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी मतलब यही प्लानिंग की क्या है, इंपॉर्टेंस है, दैट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ गया? इट इज रेफर्ड टू एज द प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। ये जो लाइंस में बॉक्सेस में लिखती हूँ, दीज लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर लेक्चर के अंदर मैंने इस तरह से बॉक्स बना के लाइंस लेके इन लाइंस को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। अगला है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब प्लानिंग हर जगह होती है। टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, चाहे मिडिल लेवल मैनेजर्स है, चाहे लोअर लेवल मैनेजर्स है, हर मैनेजर प्लानिंग करता है। प्लस हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है। घर में भी प्लानिंग होती है। अभी कल स्कूल जाओगे, अभी मम्मी से जाके पूछो, मम्मी ने पूरी दिमाग में प्लानिंग कर रखी है, सुबह क्या बनाना है, कैसे करना है, कितने बजे उठना है। अभी आप कल स्कूल जाओगे, आपने सारा दिमाग में सेट कर रखा है ना, कितनी बजे उठना है, कल के लिए होमवर्क का क्या करा है, क्या नहीं करा, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह सब। तो प्लानिंग परवेसिव है, हर जगह होगी, हर डिपार्टमेंट में होगी। टॉप लेवल मैनेजर्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट कर रहे हैं, प्लानिंग है। मिडिल लेवल मैनेजर्स में आ जाते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, अपने अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग करते हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स वर्कर्स के साथ में डील कर रहे हैं, तो वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वर्कर्स से कैसे काम निकलवाना है। तो हर जगह प्लानिंग होती है। मतलब ये टॉप मैनेजमेंट का कोई एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही प्लानिंग करेंगे ना।
सारे मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं। इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट या फिर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, सारे मैनेजर्स प्लानिंग करेंगे। फिर ये प्लानिंग कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस तो है ही यार, हम प्लान बनाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। जैसे अभी आपने प्लान बनाया होगा तो सिर्फ बोर्ड्स तक के लिए प्लान बनाया होगा, फिर बोर्ड्स खत्म तो तुरंत आप दूसरा प्लान बनाओगे CUET के लिए, करेक्ट। CUET फोड़ लिया, तुरंत आप प्लान बनाओगे कॉलेज के लिए कैसे पढ़ना है। सो आपने एक पर्टिकुलर प्लान बनाया है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। अब ये जो प्लान है वो 1 महीने का हो सकता है, 4 महीने का हो सकता है, 6 महीने का, 1 साल का हो सकता है। जैसे ही ये प्लान को आप कंप्लीट कर लोगे, आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, आप नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नई सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग नया प्लान बनाओगे। तो प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, 1 महीना, 1 क्वार्टर, 1 साल। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, वो पीरियड खत्म, आपको नई रिक्वायरमेंट्स, नए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक न्यू प्लान। तो प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस, नेवर एंडिंग फंक्शन है। फोर्थ है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। आप खुद ही सोच लो, कभी पास्ट की प्लानिंग करते हैं कि आप पास्ट में ये करेंगे, कभी प्लानिंग कर रहे हो कि आज जब मैं नर्सरी में था होऊंगा तब ये करूंगा। पास्ट की कभी प्लानिंग नहीं करते, पास्ट तो हो चुका ना। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होती है, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सो द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग का पर्पस है कि फ्यूचर में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं हम उनसे बेस्ट एडवांटेज लें। फ्यूचर के लिए प्लानिंग करी जाती है कुल मिला के। इट इम्प्लाइज पीपिंग इनटू द फ्यूचर। पीपिंग मतलब फ्यूचर में झांकना, हम फ्यूचर में झांक के देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्शन सेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। आगे बर्थडे पार्टी कैसे करनी है, आगे शादी कैसे करनी है, उसकी प्लानिंग होती है ना, पीछे वालों की प्लानिंग थोड़ी ना होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, मैंने पहले भी बताया था। प्लानिंग में हम डिसीजंस लेते हैं। अलग अलग हमारे पास में ऑल्टरनेटिव्स है कि सेल्स को 20% से इंक्रीज कैसे करना है, डिस्काउंट देकर, एडवर्टीजमेंट करवा के, सोशल मीडिया पे प्रमोशन करके, होर्डिंग लगवा के, फ्री सैंपल्स दे के, बाय 1 गेट 1 फ्री। अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं। प्लानिंग के अंदर हम उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, तो डिसीजंस तो ले ही रहे हैं ना। तो वही है, द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेस ओनली व्हेन मोर ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। जब हमारे पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं तभी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। प्लानिंग के अंदर सारे ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उनके प्रोस कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग हो रही है। लास्ट है प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। बिल्कुल, प्लानिंग जो है वो पूरा का पूरा एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यानी कि पूरा का पूरा एक दिमाग का खेल है, आप समझ लो। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, दिमाग में होती है यार प्लानिंग। प्लानिंग में आप क्या करते हो, फोरसाइट, फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। इंटेलिजेंटली आप इमेजिन करते हो फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। साउंड जजमेंट भी होता है कि आपके सामने 10 ऑल्टरनेटिव्स है, 10 तरीके हैं गोल को अचीव करने के, एंड यू आर सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो जजमेंट भी है। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, थिंकिंग यहाँ पर ज़्यादा है रादर देन डूइंग। काम करने से ज़्यादा हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं। सो प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। यहाँ पे करना नहीं है फिजिकली काम, यहाँ पर सोचना है, पूरी पूरी मेंटल एक्सरसाइज है। चमका अच्छे से। आगे बढ़ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब देखो मैं बहुत इजीली बता रही हूँ आपको, बहुत आराम से बता रही हूँ। प्लानिंग की लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी की भी लिमिटेशंस करो या ना करो मुझे मतलब नहीं है, बट यू हैव टू लर्न लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशन 100% एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो देखो 6 पॉइंट्स है, 1 बाय 1 ऐसे ही देख लेते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो प्लानिंग से रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी मतलब अब ये चीज़ है, हमें इससे टस से मस नहीं होना। टस से मस मतलब यहीं पर ही हमें टिकना है, हम ना इधर हो सकते हैं ना इधर हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, दैट इज रिजिडिटी। समझ में आया, ये काम ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। आप हल्का सा भी इधर उधर नहीं हो सकते, हल्का सा भी इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, दैट इज रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है यू कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर विश, लेकिन रिजिडिटी का मतलब है ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, आप हल्का सा भी इसे चेंज नहीं कर सकते। तो देखो एक बार जब मैनेजर्स प्लान्स बना लेते हैं तो फिर मैनेजर्स के पास में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है कि वो उस प्लान को चेंज कर सके। अगर मैनेजर्स ने कोई प्लान बना लिया, क्योंकि प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत पैसा भी लगता है,
तो मैनेजर्स के पास में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी आज़ादी नहीं है कि वो प्लान्स को मॉडिफाई, चेंज कर सके, चेंज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। मान लो परिस्थिति, सिचुएशन बदल गई है, तो मैनेजर्स आर नॉट इन अ पोजिशन कि वो उन प्लान्स को मॉडिफाई कर सके, ठीक है। तो प्लानिंग की वजह से रिजिडिटी आ गई कि यार जो प्लान बनाया था उसे एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। वंस प्लान्स आर मेड द फ्यूचर फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मैनेजर्स मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज इट। मैनेजर, उसके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्लान्स के अंदर चेंजेस कर सके। अब मान लो आप एक प्री डिसाइडेड प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो और अब सिचुएशन बदल चुकी है। जब पहले आप काम कर रहे थे तो मार्केट एकदम ऊपर चल रहा था, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मार्केट एकदम बहुत अच्छा चल रहा था। अब की सिचुएशन में मार्केट एकदम डाउन है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। अब आप पुराने वाले प्लान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हो, जबकि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस बदल चुकी हैं, तो आपको पॉजिटिव की बजाय कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजिडिटी आ गई। सेकेंड है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। देखो एनवायरनमेंट कैसा है बिजनेस का, डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी मान लो इकोनॉमिक चेंजेस आ जाते हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन करा था गवर्नमेंट ने, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कभी लोगों के हाथ में पैसा है तो कभी इकोनॉमी एकदम डाउन है, या फिर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई है, कोई नया रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं, मार्केट में कॉम्पिटिटर आ चुका है, कस्टमर के टेस्ट बदलते रहे। तो एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं। अब हम इतना ज़्यादा तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, इतने सारे चेंजेस को हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये भी होगा, कल क्या होने वाला है इसका हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, कंटिन्यूअसली चेंजेस आ रहे हैं, तो हम हर चीज़ का तो एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हर चीज़ की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते कि यार ये होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्लानिंग के लिए एक ऑब्स्टेकल है, आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाओगे। कल क्या होने वाला है आपको पता ही नहीं है, तो आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखो जनरली, वैसे तो मैंने पीछे बताया था सारे मैनेजर्स ही प्लानिंग करते हैं, लेकिन लिमिटेशन आए तो आपको लिखना पड़ेगा। जनरली टॉप लेवल मैनेजर्स प्लान्स बनाते हैं, और जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, जो हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि ये ब्लाइंडली आंखों पे पट्टी बांध के उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें, है ना। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। रेस्ट ऑफ द मैनेजर्स सिर्फ उन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं, जो अदर डिसीजन मेकर्स हैं, उन्हें बोला जाता है सिंपली प्लान को इम्प्लीमेंट करो, आप इन प्लान से डेविएट नहीं हो सकते। डेविएट मतलब आपको प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, आप इस प्लान से हल्का सा भी इधर उधर नहीं हो सकते। यू हैव टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स ओनली। ऐसे में कहीं ना कहीं मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स की एक होता है ना इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़कर कोई काम करना, क्रिएटिविटी दिखाना, ये चीज़ें दब जाती है ना, लॉस्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फिर है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। यार प्लानिंग में बहुत पैसा लगता है बच्चा, पैसा लगता है मतलब मनी के टर्म्स में भी कॉस्टली है, तो यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगता है। टाइम के लिए तो अलग से पॉइंट आप बना के लिख सकते हो, बाकी प्लानिंग में पैसा बहुत लगता है, कई बार इतना पैसा लगता है कि यार प्लान बना के बेनिफिट तो कम हो रहा है और प्लान की कॉस्ट ज़्यादा लग गई। समझ में आया? प्लान बनाने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग जाती है कि यार बेनिफिट फीके पड़ जाते हैं इसके सामने। तो हर चीज़ में यहाँ पर पैसा लग रहा है। अगर आप फैक्ट्स चेक कर रहे हो, फैक्ट्स वगैरह जो भी है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको एक डिटेल्ड प्लान बनाना है तो उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेशंस होंगी, सारे फैक्ट्स वगैरह देखे जाएंगे। अगर और भी बहुत तरह की कॉस्ट है। प्लानिंग जब आप कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली प्रोफेशनल्स की मीटिंग होती है, आपको प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं, डिस्कशंस होती है, बोर्ड रूम मीटिंग्स होती है, तो इनमें भी एक अच्छी खासी कॉस्ट लगती है। तो वही है, कई बार कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग जाती है कि इतना तो प्लान से बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। समझ में आ गया? प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ रहे हैं। आप देख ही लो ना, ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर कहीं ना कहीं देखो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के कौन कौन से तरीके हैं, बेस्ट तरीके को आइडेंटिफाई करो, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करो। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कई बार प्लान बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है कि प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम नहीं बचता। एनसीईआरटी में लिखा है sometimes plans to be drawn up take so much of time that there is no much time left for their implementation। प्लान बनाने में ही इतना वक्त गुजर जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही नहीं बच पाता। समझ पा रहे हो? फिर आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। इस बात का मतलब क्या है बच्चा? देखो मैंने कहा आपने बहुत अच्छा प्लान बना लिया, दैट डजंट मीन कि आपको सक्सेस मिलेगी ही।
ऐसा नहीं है कि अच्छा प्लान बना लिया तो सक्सेस मिलेगी ही। प्लान का इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत मैटर करता है कि प्लान किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है। मैनेजर्स हैव द टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। अब देखो मैनेजर्स को क्या लगता है कि पास्ट में अगर हमारे कोई प्लान सक्सेसफुल रहा तो उस प्लान से हमें सक्सेस मिली थी, तो मैनेजर्स उसी प्लान को फ्यूचर में भी यानी कि प्रेजेंट में भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उन्हें लगता है किसी प्लान से पास्ट में सक्सेस मिली थी, वो सक्सेसफुल रहा था, तो वो प्रेजेंट में भी उसी प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, नया प्लान नहीं बनाते। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है डेट अ प्लान हैज़ वर्क सक्सेसफुली बिफोर इट विल वर्क अगेन, कि पास्ट में अगर कोई प्लान सही से काम कर गया तो आज भी करेगा। पास्ट में सिचुएशन कुछ और थी, प्रेजेंट में सिचुएशन कुछ और है। पास्ट में बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ अलग चेंजेस थे, आज कुछ अलग हैं। तो इस तरह की अगर फॉल्स सिक्योरिटी आपके दिमाग में है तो आपको सक्सेस की बजाय क्या मिलेगा, फेलियर मिलेगा। प्लानिंग ओनली प्रोवाइड्स अ बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर। यहाँ पर हम सिर्फ फ्यूचर को एनालाइज कर रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिमाग में रखनी है, इट इज़ अ टूल टू बी यूज्ड विथ कॉशन। एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जिसे आपको कॉशन बहुत ही ज़्यादा समझदारी से सोच समझ के यूज़ करना है। आपके ऊपर है। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं करता है। प्लानिंग आप कर रहे हो, प्लान आप यूज़ कर रहे हो, एक ऐसा टूल है जिसे आपको बहुत समझदारी से सोच समझ के यूज़ में लेना है। हैंडल विद केयर वाली सिचुएशन है। समझ में आ गया? सो प्रीवियसली टेस्टेड प्लान्स का मतलब ये नहीं है कि पास्ट में कोई प्लान सही से काम कर गया तो आज भी करेगा। आज सिचुएशन अलग हो सकती है, नया प्लान बनाओ, प्लान को मॉडिफाई करो। इजी पीजी। आगे अब हम बात करते हैं प्लानिंग प्रोसेस की। तो देखो प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर हमारे पास में 7 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। नंबर 1 स्टेप क्या है हमारे पास में, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करे जाते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें सेल्स को इंक्रीज करना है 20% से, ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, सबसे पहला काम हो गया। सेकंड आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। देखो फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशन सेट करे जाते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अजम्पशन सोचने हैं। अजम्पशन मतलब दिमाग में आप सोच रहे हो कि यार फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो यार फ्यूचर से रिलेटेड हम अजम्पशन सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मान लो मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर आ गया तो क्या होगा, ठीक है। मार्केट अगर अप है, लोगों के हाथ में पैसा है तो क्या होगा। मार्केट डाउन है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो क्या होगा। मान लो दोबारा से कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या होगा। मान लो गवर्नमेंट ने दोबारा से डीमोनेटाइजेशन कर दिया और 500 के नोट बंद कर दिए तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट करे, अब हम अजम्पशन सेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। अलग अलग सिचुएशंस के बारे में हम सोच के देख रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, फ्यूचर को थोड़ी ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब देखो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उन ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, यानी कि उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना देना। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, उस काम को करने के जो अलग अलग कोर्सेज ऑफ एक्शन है, जो तरीके हैं, उनकी एक लिस्ट बनाना कि यार कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं, फ्री सैंपल्स ऑफर कर सकते हैं, 2 GB डेटा दे सकते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री कर सकते हैं, होर्डिंग्स लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन के बारे में लिख लिया आपने, लिस्ट बना दी। फोर्थ आता है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। जो लिस्ट बनाई है उन पॉइंट्स को अच्छे से इवेल्युएट करना, यानी कि उनके प्रॉस और कॉन्स देखना, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखना उन पॉइंट्स के, कि यार इन सारे ऑल्टरनेटिव्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख लिए। अब आपके पास में सारे ऑल्टरनेटिव्स के आपको प्रॉस कॉन्स पता है, मेरिट्स डीमेरिट्स पता है, तो आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे। बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है जिसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कम हैं, प्लस ऐसा ऑल्टरनेटिव जो सिर्फ कागज पर लिखने पढ़ने में ही अच्छा नहीं लग रहा, वो फीएसिबल हो, यानी कि हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। कई बार प्लान ऐसा होता है कि यार सुनने में तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है, लेकिन ऐसे प्लान को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि शायद इम्प्लीमेंट करने के लिए यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव एम्प्लॉयज़, ऐसा भी होता है। तो प्लान आपका फीएसिबल होना चाहिए कि सिर्फ दिखने में पेपर पर अच्छा नहीं लग रहा, आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर सको, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। फिर फाइनली आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दोगे। और लास्ट है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन में आप देखोगे कि जो काम है वो प्लान्स के अकॉर्डिंग तो हो रहा है ना,
ठीक है, काम है वो प्लान के अकॉर्डिंग तो हो रहा है, और आप देखोगे कि अगर सिचुएशन बदल रही है देन यू हैव टू मेक अ लिटिल चेंजेस इन योर प्लान। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं देन यू हैव टू मॉडिफाई योर प्लान। चमका? तो देखो, पहला है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुंचना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियरली बताने हैं और सारे एम्प्लॉयज को अच्छे से कम्युनिकेट कर देने हैं। इजी है। सो इफ द एंड रिजल्ट इज क्लियर, अगर आपको पता है ये आपको ऑब्जेक्टिव है व्हाट यू वांट टू अचीव, तो आपके लिए उस ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स भागना काफी आसान हो जाता है। इफ यू नो व्हाट यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप अपने गोल के टूवर्ड्स कैसे काम करोगे। आपको पता है क्या करना है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यार कैसे करना है। सो इफ द एंड रिजल्ट इज क्लियर, इट बिकम्स ईजियर टू वर्क टूवर्ड्स द गोल। सेकेंड है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अजम्पशन सेट करना कि फ्यूचर में ये हो सकता है। सो मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। इन्हीं अजम्पशंस को प्रीमाइसेस बोलते हैं, और इन अजम्पशंस को दिमाग में रखकर इन्हें बेस बनाकर ही प्लान्स बनाए जाते हैं। अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचा जाता है। सो अजम्पशंस आर द बेस मटेरियल अपॉन विच प्लान्स आर टू बी ड्रॉन। जब आप प्लान बना रहे हो, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच रहे हो, तो आप अजम्पशंस को दिमाग में रखोगे। तो फ्यूचर से रिलेटेड जो फोरकास्ट हम करते हैं उन्हें हम अजम्पशंस बोलते हैं, प्रीमाइसेस बोलते हैं। इनके बेसिस पर ही एक सक्सेसफुल प्लान बन सकता है। मतलब अगर आपको सक्सेसफुल प्लान बनाना है तो आपको फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशंस सोचने पड़ेंगे। कुछ भी अजम्पशन हो सकते हैं कि फ्यूचर में कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, तो फ्यूचर में मान लो गवर्नमेंट कोई नया लॉ लेकर आ गई, तो रूल्स लेकर आ गई, तो फ्यूचर के अंदर मार्केट के अंदर अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर आ गया, तो या फिर फ्यूचर के अंदर लोगों के पास में पैसा नहीं है, मान लो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो गई, तो कुछ भी अजम्पशंस आप सारे सोचोगे। थर्ड है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, अजम्पशन सेट कर लिए, अगला स्टेप आता है इन पर काम करना। तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिव तरीके होते हैं। उन तरीकों को आप लिस्ट बनाओगे, सारे तरीकों की आपने लिस्ट बना दी। अगर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोचोगे। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाओगे। 15-20 ऑल्टरनेटिव्स आपने, यानी कि ऑल्टरनेटिव्स मतलब तरीके सोचे हैं, उन्हें थॉरोली अच्छे से डिस्कस करा जाएगा। सारे मेंबर्स उन तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, लिस्ट बना ली। अब आप सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करोगे, उनके प्रॉस कॉन्स के बारे में सोचोगे, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिखोगे। Alternatives are evaluated in the light of their feasibility and consequences। इंपॉर्टेंट बात है, जब आप ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कर रहे हो, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिख रहे हो कि यार अगर हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो पॉजिटिव पॉइंट लिखा कि हम और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉस कॉन्स लिखे जाते हैं। जब आप प्रॉस कॉन्स सोच रहे हो, ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट कर रहे हो, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि यार इस ऑल्टरनेटिव को हम इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं ना, ये जो तरीका है ये कागज पर तो अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ इसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं ना। फिजिबिलिटी चेक करनी है और कॉन्सिक्वेंसेस, इसका क्या आउटकम होगा, क्या रिजल्ट होगा, उसे भी आपको दिमाग में रखना है। समझ में आया? सो टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट, मान लो कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, उसे आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि कौन सी जगह पैसा लगाना है, तो अलग अलग कैलकुलेशंस करोगे ना कि अर्निंग पर शेयर कितनी होगी, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, टैक्स कितना देना पड़ेगा, डिविडेंड कितना बनता है, सारी छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस करनी है। फिफ्थ आता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। ये रियल पॉइंट है डिसीजन मेकिंग का कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। बेस्ट प्लान को आप अडॉप्ट करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। अब सबसे बेस्ट प्लान कौन सा होता है दिमाग में रखना, जो सबसे ज़्यादा फीएसेबल हो, प्रैक्टिकल है, इसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, प्रॉफिटेबल हो और जिसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम से कम हो। इजी पीजी। कई बार हम एक तरीके से ज़्यादा तरीके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ऑल्टरनेटिव की बजाय आपने 2 ऑल्टरनेटिव सोच लिए कि कस्टमर को डिस्काउंट देंगे, चलो 20% की बजाय 10% डिस्काउंट देंगे, प्लस एक काम करते हैं कस्टमर को कुछ फ्री सैंपल भी दे देते हैं। 2 ऑल्टरनेटिव्स आपने सेलेक्ट कर लिए, ऐसा भी आप कर सकते हो। फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करना, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, यानी कि जो करना है वो करना। और ये वो स्टेप है वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस कम इनटू द पिक्चर।
ये वो स्टेप है जब प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है तो मैनेजरियल, बाकी जो मैनेजरियल फंक्शन है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो भी पिक्चर में आ जाते हैं। कैसे? आप प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर अरेंज करना मतलब स्टाफिंग, आपको रिसोर्सेस, पैसा वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो मशीनरी अरेंज करना, पैसा अरेंज करना, ये सारे रिसोर्सेज अरेंज करना किस में आ गया? ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफ को डायरेक्शन दोगे, डायरेक्टिंग हो गया। तो बाकी मैनेजरियल फंक्शंस भी पिक्चर में आ जाते हैं। और लास्ट है फॉलो अप एक्शन, देखना सारा काम प्लान्स के अकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, ये प्लानिंग प्रोसेस में ही आता है। प्लान्स को मॉनिटर करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, अगर हम प्लान्स को मॉनिटर कर रहे हैं, सारा काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, तभी हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गए 7 स्टेप हमारे। प्लानिंग प्रोसेस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, एक प्लानिंग का प्रोसेस, 2 चीजें इंपॉर्टेंट। अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ प्लान। देखो 2 तरह के प्लान्स होते हैं। एक सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, मुझे देखना है कि ये जो है, सॉरी, ये OBS चालू तो है ना? हाँ चालू है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि क्या पता ये स्टार्ट नहीं है। ठीक है जी। अब हम क्या बात कर रहे थे? टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो देखो 2 तरह के प्लान होते हैं, सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। बहुत ही आसान सा है। प्लान का मतलब क्या है? प्लान एक डॉक्यूमेंट है, एक तरीका है जो बता रहा है कि यार क्या करना है, किस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लान्स 2 तरह के होते हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स। बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कोई प्लान बना रहे हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अगर आप कोई प्लान बना रहे हो, उस प्लान को सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। मतलब वन टाइम इवेंट के लिए अगर कोई प्लान बना रहे हो, वन टाइम इवेंट मतलब कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा इवेंट, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक बार ही होना है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अगर आप कोई प्लान बना रहे हो, दैट इज सिंगल यूज प्लान। अगर आप प्लान बना रहे हो किसी ऐसी सिचुएशन के लिए जो नॉन रिकरिंग है, ये सिचुएशन बार बार रीअकर नहीं होती, बार बार रिपीट नहीं होती, ऐसे सिचुएशन के लिए प्लान बना रहे हो जो सिचुएशन बार बार रीअकर यानी कि बार बार रिपीट नहीं होती है, उस प्लान को बोला जाता है सिंगल यूज प्लान। समझ में आ गया? किसी वन टाइम इवेंट यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आप प्लान बना रहे हो जो सिचुएशन बार बार रिपीट नहीं होती, रीअकर नहीं होती, इस प्लान को हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। प्लान की ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, वो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, इवेंट पे डिपेंड करता है। ड्यूरेशन 1 वीक भी हो सकती है, तो 1 दिन भी हो सकती है, तो 1 वीक भी हो सकती है। अब इसमें आता है बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। जैसे मान लो आपको सेलफोन खरीदना है, अब सेलफोन आप रीअकर होने वाला काम तो नहीं है, सेलफोन आप रोज रोज तो नहीं खरीदते, तो सेलफोन के लिए आपने बजट प्रिपेयर करा है कि यार मुझे 15,000 का फ़ोन लेना है। तो अगर आप कोई प्लान बना रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी वन टाइम इवेंट के लिए जो बार बार रीअकर नहीं होता, दैट इज सिंगल यूज प्लान। नाम से ही समझ में आ रहा है। लेकिन स्टैंडिंग प्लान मतलब अगर आप कोई प्लान बना रहे हो किसी ऐसे इवेंट के लिए जो रेगुलरली देखने को मिलता है, जो काम रोज होता है, ऐसे काम के लिए अगर आप कोई प्लान बना रहे हो, उसे हम स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं कि ये प्लान चलता रहेगा। इट इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट रेगुलरली occur over a period that occur regularly over a period of time. It is designed to ensure that internal operations of an organization run smoothly. अब ये किन चीज़ों के लिए हो रहा है? ऐसी सिचुएशंस के लिए जो सिचुएशंस रिपीट होती हैं, रीअकर होती हैं, उसके लिए अगर आपने प्लान बनाया है, स्टैंडिंग प्लान है। क्यों बनता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली काम हो सके। अब हम चाहें तो थोड़ा बहुत सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन प्लान्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो सिचुएशंस रिपीटेडली रीअकर हो रही हैं, उन सिचुएशंस के लिए प्लान्स बनाते हैं। थोड़ा बहुत हम टाइम के अकॉर्डिंग इनके अंदर मॉडिफिकेशन यानी कि चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिसी, अब किसी बिजनेस की पॉलिसी है फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी कि भाई कस्टमर बार्गेनिंग नहीं करा सकता। अब भाई परचेज करना, बार्गेनिंग वाला काम तो रोज का काम है, एक दिन में दुकान में 50 कस्टमर आते हैं, तो हर बार सेम पॉलिसी है फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी। तो एक स्टैंडिंग प्लान है कि भाई हर बार ये चीज चलती जा रही है, ये सिचुएशन रीअकर हो रही है कि इंसान है वो बार्गेनिंग नहीं कराएगा। समझ में आ गया? मेथड है, आपने सोच लिया डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाना है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से या स्ट्रेट लाइन मेथड से। जब भी डेप्रिसिएशन लगाओगे सेम मेथड यूज करोगे, स्टैंडिंग प्लान है।
ये सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है। समझ में आ गया? अब देखो ये जितने भी प्लान्स है, टोटल प्लान्स हमारे पास में 8 टाइप्स के होते हैं, इन्हें देख लो। लास्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट। लास्ट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आपको पता ही है, गोल एंड रिजल्ट की ऑर्गेनाइजेशन अचीव क्या करना चाहता है। डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच। फ्यूचर पोजीशन जहां पर मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है, गोल क्या है। एंड्स है विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव। ये एंड्स है जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है। तो सबसे पहला काम होता है वैसे भी ऑब्जेक्टिव सेट करना। और ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए कि यार ये ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर यही ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव को आप क्वांटिटी में भी मेजर कर सको। जैसे मैंने यही नहीं बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स को इंक्रीज करना, मैंने बोला हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें सेल्स को इंक्रीज करना है 20% से। तो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हो कि भाई सेल्स को इंक्रीज करना है, प्लस इन्हें आप क्वांटिटी में बता सको। क्वांटिटी में बता दोगे तो मेजर करना आगे आपके लिए आसान होगा। समझ में हो गया ऑब्जेक्टिव का मतलब? डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन जहां पर मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है, जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है। सेकंड है, अब आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक डिटेल्ड यानी कि एक, सॉरी डॉट गलत आ गया, डिटेल्ड को आप कॉम्प्रिहेंसिव बोल सकते हो। ये वर्ड आपको दिमाग में रखना है। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसकी हेल्प से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे जा सकते हैं। अब इसमें 3 चीजें आती हैं, इसके 3 डायमेंशन है, दिमाग में रखना। इसमें हम हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी बता देते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा ऑल्टरनेटिव हम अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन सा तरीका हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और रिसोर्सेज के बारे में भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें एलोकेट करने हैं, कितना पैसा लगाना है, कितनी मशीनरी लगानी है, कौन से एम्प्लॉयज लगाने हैं। तो एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को क्या बोला जाता है? स्ट्रैटेजी। यानी कि डिटेल्ड प्लान है जिसमें बता दिया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, कौन सा पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन तरीका हम अपना रहे हैं, और कैसे कैसे हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन से रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं। डिटेल प्लान क्या है? स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पर लाइन क्या आ सकती है? इट रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप। इससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन भी मिल जाती है मैनेजर को कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट कर लिए, स्कोप पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या क्या करना है। ठीक है, डिटेल्ड प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को स्ट्रैटेजी बोलते हैं। थर्ड है पॉलिसी। पॉलिसी मतलब जैसे मैंने बोल दिया ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी, एक दाम, आप बार्गेनिंग नहीं करा सकते। तब जब भी कस्टमर बार्गेनिंग करवाएगा आप बोल दोगे हमारी फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी है कि हम फिक्स्ड प्राइस पर ही सेल करते हैं, बार्गेनिंग नहीं होती। या फिर पॉलिसी है नो रिटर्न पॉलिसी, नो रिटर्न पॉलिसी कि आप अगर सामान खरीद कर ले गए तो आपका सामान रिटर्न नहीं होगा। तो जब भी कोई रिटर्न के लिए बोल देता है तो आप बोल देते हो हमारी नो रिटर्न पॉलिसी है। तो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करने का, कि कोई रिटर्न करवाने आया है उस प्रॉब्लम से डील करने का तरीका, कोई बार्गेन करवा रहा है उससे डील करने का तरीका। तो ये पॉलिसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक तरीका है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन से डील करने का। जनरल रिस्पॉन्स है जो सबके लिए सेम है, जनरल रिस्पॉन्स है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन के टूवर्ड्स जो सबके लिए सेम है। सो पॉलिसी प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी विच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। मतलब स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पॉलिसी काम में आता है। मेन आपको याद रखना है एक जनरल रिस्पॉन्स है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन प्रॉब्लम के टूवर्ड्स। ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन, मतलब ये भी एक पैरामीटर्स, एक फ्रेमवर्क है, पॉलिसी के दायरे में रहकर मैनेजर सारे काम करते हैं। पॉलिसी से इधर उधर तो नहीं हो सकते ना, पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं। प्रोसीजर मतलब जब सीरीज ऑफ स्टेप्स की बात होती है ना, बहुत सारे स्टेप्स की बात होती है कि पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा स्टेप ये है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस ऑर्डर में आपको काम करना पड़ेगा, उसे हम प्रोसीजर बोलते हैं। रूटीन स्टेप्स हैं हमारे पास में, रेगुलर कंटिन्यूअस स्टेप्स है, दैट इज प्रोसीजर। कि स्कूल में एडमिशन लेना है तो पहले आप रिसेप्शन पर जाओ और एप्लीकेशन फॉर्म लो, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको क्या कराना है? सबमिट कराना है। उसके बाद में क्या होगा? आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका ओरल टेस्ट होगा। 5वां स्टेप आता है आपके पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा,
फिर 6th अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको फी डिपॉजिट करानी है। तो प्रोसीजर मतलब यहाँ पर सारे स्टेप्स आ जाते हैं कि किसी भी काम को कैसे करना है। डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। स्कूल में एडमिशन लेना है तो ये डिटेल में स्टेप्स हैं कि किस तरह से कोई काम होगा। तो प्रोसीजर मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे स्टेप्स हैं कि किसी भी पर्टिकुलर काम को कैसे करना है। पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर्स होते हैं, है ना। एक पॉलिसी मतलब एक दायरा है, एक फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना है। 5th मेथड, अब देखो इस प्रोसीजर का कोई एक पर्टिकुलर आप स्टेप उठा लो, कोई पर्टिकुलर स्टेप उठा लो, जैसे पर्टिकुलर स्टेप उठा लिया, फी डिपॉजिट करानी है। अब इस पर्टिकुलर काम को कैसे करना है, प्रोसीजर का आपने एक स्टेप उठाया, उस पर्टिकुलर स्टेप, उस पर्टिकुलर काम को, उस पर्टिकुलर टास्क को, टास्क क्या है, फी डिपॉजिट करानी है, उस पर्टिकुलर टास्क को कैसे करना है उसे हम मेथड बोलते हैं। समझ में आ गया कि प्रोसीजर में तो बहुत सारे स्टेप्स आए, बहुत सारे टास्क आए, उन सारे स्टेप्स में से किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कैसे करना है वो मेथड है। अब जैसे फी डिपॉजिट करानी है तो फी डिपॉजिट करवाने के लिए स्कूल वालों ने बोल दिया कि आपको डीडी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, है ना, डीडी डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। तो या फिर बोल दिया कि फी जो है वो सारी की सारी ऑनलाइन ही डिपॉजिट होगी, कोई पर्टिकुलर काम कैसे होगा, या फिर बोल दिया फी ऑफलाइन ही डिपॉजिट होगी, ये पर्टिकुलर स्टेप कैसे होगा, दैट इज मेथड। मेथड प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब्ड मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म, कि प्रोसीजर जो था उसमें से कोई पर्टिकुलर स्टेप, कोई पर्टिकुलर टास्क उठाओ और उस टास्क को कैसे करना है, दैट इज मेथड। इट डील्स विद अ टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर, प्रोसीजर का एक स्टेप दैट इज टास्क, उस टास्क को कैसे करना है, दैट इज मेथड। कि आपने सोच लिया कि यार डेप्रीशिएशन लगाना है, अब आप जब भी डेप्रीशिएशन लगाओगे आपने सोच लिया डेप्रीशिएशन WDV मेथड से ही लगेगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही लगेगा, या फिर आपने सोच लिया डेप्रीशिएशन जब भी लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से ही लगेगा, ये मेथड है। सिलेक्शन अगर आपने प्रॉपर मेथड का कराया तो टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, एफर्ट्स भी बचते हैं और अपने आप एफिशिएंसी बढ़ जाती है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होगा। 6th रूल, ये सबसे आसान है बच्चा। रूल्स बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना। स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, रूल्स यही बताते हैं ना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। जैसे स्कूल के रूल्स है कि आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, फ़ोन लेकर नहीं आना, लाए भी हो तो फ़ोन को रिसेप्शन पे डिपॉजिट करवाना है, कितनी बजे आना है। वर्क प्लेस के रूल्स हो सकते हैं कि आप पर्सनल फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं कर सकते, ऑफिस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है, स्मोकिंग के लिए अलग से एरिया होता है। तो रूल्स क्या है, बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पर किसी प्रकार की किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, यानी कि ये चीज़ें तो कंपलसरी हैं, रूल्स तो एज इट इज़ ही फॉलो होंगे, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, किसी के लिए हम यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, सबसे ईजी प्लान्स है क्योंकि पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता, कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ये करना है ये नहीं करना, डूज और डोंट्स है, दैट इज रूल। 7th प्रोग्राम, अब अगर आप कुछ बड़ा कर रहे हो तो उसके लिए प्रोग्राम होता है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कोई नया डिपार्टमेंट डाल रहे हो, कोई नया ब्रांच खोल रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग वेरी बिग, तो वो एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है। डिटेल्ड स्टेटमेंट्स है किसी प्रोजेक्ट के जिसमें हम बताते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उस नए काम की पॉलिसीज बनाते हैं। एक पर्टिकुलरली आप कुछ नया कुछ बड़ा कर रहे हो तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बता रहे हो, पॉलिसीज भी बता रहे हो प्रोसीजर्स कि कामों को करने के कौन कौन से स्टेप्स है, रूल्स बता रहे हो, सारे टास्क बता रहे हो, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस कौन कौन से लोगों की, स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ बता रहे हो, बजट भी सेट कर रहे हो कि ये काम कितने में होगा, क्या हमारा बजट है। वो बड़ा सारा डिटेल्ड प्लान को हम बोलते हैं प्रोग्राम। मतलब इस प्रोग्राम के अंदर माइन्यूटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, छोटी से छोटी डिटेल भी जहां पर प्रेजेंट है, दैट इज प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर छोटी से छोटी डिटेल भी मेंशन है दैट इज अ प्रोग्राम। समझ में आ गया। सो इफ यू आर डूइंग समथिंग बिग, यू आर ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट, यू आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, यू आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, तो सब कुछ आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, किन किन लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितना बजट है, ये माइन्यूटेस्ट डिटेल भी जहां पर आ गई, छोटी से छोटी डिटेल भी, दैट इज प्रोग्राम। और लास्ट आता है बजट। देखो अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को नंबर्स में बता देते हो,
है ना, न्यूमेरिकल टर्म्स में बता देते हो तो वो बजट है। मुझे फ़ोन लाना है, मैंने नंबर्स में बता दिया कि मुझे फ़ोन लाना है 15,000 रुपये का, डैट इज़ अ बजट। मैंने बोल दिया कि इस साल हम चाहते हैं कि हमारी जो सेल्स है वो कम से कम 15 लाख की तो होनी ही चाहिए, डैट इज़ अ बजट। ये बन गया हमारा सेल्स बजट। ठीक है, मैंने बोल दिया इस साल हमें प्रोडक्शन करना है कम से कम 1 लाख यूनिट्स का, तो ये हमारा प्रोडक्शन बजट हो गया। तो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो आप अचीव करना चाहते हो, उन्हें आप जब नंबर्स में बता देते हो, फैक्ट्स फिगर्स की बात हो रही है, दैट इज अ बजट। समझ में आ गया कि आप जो भी बता रहे हो ना, जब उसे आप नंबर्स में बता रहे हो ना, फैक्ट्स के अंदर बता रहे हो, फिगर्स में बता रहे हो कि हमें 15 लाख की सेल्स करनी है, हमें 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो वो बजट होता है। समझ में आ गया? बजट मतलब बजट, it is also a control device from which deviations can be taken care of। बजट एक कंट्रोलिंग डिवाइस का भी काम करता है, क्योंकि ये आपने जो बजट बनाया है यही तो एक तरह से आपका टारगेट है, यही तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड है। फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को इससे ही तो कंपेयर करोगे, डेविएशंस आएंगे, वही तो कंट्रोलिंग है कि डेविएशंस क्यों आए, माथा फोड़ी करना। तो यहाँ पर आपने टारगेट सेट कर दिए, स्टैंडर्ड सेट कर दिए, बजट ही स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करी जाएगी, तो एक कंट्रोलिंग डिवाइस भी है। और बजट मतलब आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स को बता रहे हो, आपकी क्या अचीव करना चाहते हो, कितनी सेल्स होनी चाहिए, कितना प्रोडक्शन करना है, तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, आप प्लानिंग ही तो कर रहे हो। प्लानिंग में भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और बजट भी क्या है कि आप अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, यानी कि आप बता रहे हो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बस उन्हें नंबर से बता रहे हो। तो एक प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है, आप इसकी हेल्प से प्लानिंग कर रहे हो। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने कर लिया हमारा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग भी। मैंने बहुत डिटेल के अंदर पूरा चैप्टर आपको वन शॉट में कवर करवाया है। अगर सच में अच्छा लग रहा है ना लेक्चर, तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो या ना करो, अपने जूनियर्स के साथ में ज़रूर शेयर कर देना, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके बच्चा। आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। इस साल तो मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, फिर भी आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो प्लीज़ इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, इट विल रियली गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। और इतना प्यार तो मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। हम ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट करेंगे वन शॉट के अंदर। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।